मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। इसके पहले हमने बात की थी बाबा साहब के समाजवाद पर, क्या वो खतरे में है, और उसको हमने आपके समक्ष रखा सरल भाषा में। अब आते हैं दूसरे प्रश्न। जैसा कि कल बताया था, क्या जाति विनाश के बिना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और आर्थिक असमानता के साथ एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य खड़ा हो पाएगा? भाई, आज जातियां सत्य हो गई हैं तो जातियों का विनाश दिख नहीं रहा है। बाबा साहब ने ही कहा कि 100 साल तो लग ही जाएंगे, अब 25 ही साल बचा हुआ है। तो उसी पे एक उद्वेलित करने वाला प्रश्न है, क्या जाति विनाश के बिना और आर्थिक असमानता के साथ एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य खड़ा हो पाएगा? बाबा साहब ने एनिहिलेशन कास्ट, जाति का विनाश और आर्थिक सामाजिक समानता को लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य माना है। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट लिखा है कि जातियां राष्ट्रद्रोही होती हैं, और उन्होंने अपने संविधान सभा के भाषण में भी कहा, क्योंकि इनमें भाईचारा नहीं होता, ईर्ष्या और द्वेष होता है। और आर्थिक सामाजिक समानता अगर ये असमान में रहे तो भी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि जाति विनाश के बिना लोकतंत्र कैसा होगा। बाबा साहब का मानना था कि जाति व्यवस्था सामाजिक एकता और समानता के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने तर्क दिया कि जाति न केवल सामाजिक पदानुक्रम बनाए रखती है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाईचारा यानी फ्रैटर्निटी और समानता को भी नष्ट करती है। ये सभी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं, यानी स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो है लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं, और हमारे संविधान की आत्मा यही है। तब जाति का प्रभाव क्या है? आज भी भारत में जाति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रही है, और यह निम्नलिखित तरीकों से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उदाहरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति। जातिगत पहचान अक्सर मतदाताओं को विभाजित करती है, जिससे नीतियों की बजाय पहचान आधारित राजनीति हावी होती है। दूसरे शब्दों में, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ये हावी हो रही है। तब भी हुई थी, अभी भी हो रही है। सामाजिक भेदभाव, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव बढ़ा है इस समय में, आपने देखा है। खासकर मंदिरों में प्रवेश को लेकर, शादी विवाह में घोड़ी घोड़ा पर चढ़ने को लेकर के, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी वर्चस्वता बनाए रखने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। नौकरी में अवसर, वो भी आप देख लीजिए, भेदभाव तो है। नॉट फाउंड सुटेबल, ये शब्द यूज किया जा रहा है। उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लड़का उसी प्रोफेसर ने पढ़ाया, और जब नौकरी देने की बात आई तो वही प्रोफेसर लिखता है नॉट फाउंड सुटेबल। प्रश्न ये उठता है कि क्या वो कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, या उसको पढ़ाने वाला सुटेबल नहीं है? ये भेदभाव के कारण हो रहा है। तो ये जो भेदभाव है, ये समानता के सिद्धांत को चुनौती देता है। असमान प्रतिनिधित्व, आरक्षण ने कुछ हद तक
सुधार किया है। अब आरक्षण को हम किस तरह देखते हैं? अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। तो कुछ हद तक सुधार किया है, ग्रुप सी ग्रुप डी में कुछ हद तक सुधार किया है, लेकिन ग्रुप ए में अभी भी वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व कम है। सीटें तो SC ST की भी नहीं भरी जाती, वो भी खाली है। OBC की तो बहुत ज्यादा खाली है। अब है कि क्या जाति के बिना लोकतंत्र संभव है? अगर जाति न हो तो क्या लोकतंत्र संभव है? तो यहां बड़ा स्पष्ट है कि यदि जाति व्यवस्था बनी रहती है तो यह लोकतंत्र सतही होगा। सतही मतलब कि यह डीपली नहीं होगा। बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक समानता, जैसे एक व्यक्ति एक वोट का पूरा लाभ नहीं मिलता। बाबा साहब ने चेतावनी दी थी, यदि सामाजिक सुधार नहीं हुए तो लोकतंत्र असमानताओं का गढ़ बन सकता है। आज जातिगत हिंसा, भेदभाव और अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे दर्शाते हैं कि जाति लोकतंत्र की गहराई को सीमित करती है, यानी इसको सतही बनाती है। तो जाति को रहते हुए लोकतंत्र पूरी तरह सफल नहीं होगा, आंशिक रूप से, और हम लोग आंशिक रूप में ही अभी चल रहे हैं। आर्थिक असमानता के साथ लोकतंत्र, बाबा साहब ने आर्थिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र का पूरक माना था। उनके राज्य समाजवाद के विचार में आर्थिक संसाधनों का समान वितरण और शोषण का अंत शामिल था। आर्थिक असमानता लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है वो देखिए। असमानता का प्रभाव देखिए। धन का प्रभाव, धनवान लोग और कारपोरेट्स राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे नीतियां आम जनता के बजाय उनके हितों को प्राथमिकता देती है। वर्तमान में आप देखेंगे कि जब चुनाव होता है तो जो कारपोरेट घराने हैं वो राजनीतिक दलों को फंडिंग करते हैं, जिसको ज्यादा फंडिंग करते हैं उसका अर्थ होता है कि ये पार्टी सत्ता में आ रही है। उदाहरण के लिए बीजेपी की फंडिंग सबसे ज्यादा है, लगभग 12,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस की फंडिंग लगभग 6 से 7,000 करोड़ रुपए। बाकी बिलो 1,000 करोड़ है, लेकिन वो सबको दे रहा है, वो खुश सबको रख रहा है। मित्रों, जब कारपोरेट के फंड पर चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टियां कैंडिडेटों को पैसा देंगी चुनाव लड़ने के लिए, तो जो चुनकर सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे तो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में वो प्रायोरिटी किसकी देंगे? वो सामाजिक न्याय की प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो वहां डिस्कशन का मैटर हो सकता है कि आप सोच रहे हो फलाने मेरे लिए बोल रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन उंगली कहां दबेगी? कारपोरेट के पक्ष में। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चुनावी प्रक्रिया में जो कारपोरेट घराना, उद्योगपतियों का या धनवान लोगों का जो फंडिंग हो रहा है, ये गणतंत्र को खत्म कर रहा है। यही वो चेतावनी है। अब आइए, और असमानता का क्या प्रभाव है? अवसरों की कमी।
गरीब वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित होती है। तीसरा, सामाजिक अशांति। आर्थिक असमानता सामाजिक तनाव को बढ़ा सकती है, जो लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए खतरा है। यह ठीक उसी तरह है कि 10 लोगों के बीच में अगर केवल एक रोटी दे दी जाए और 10 भूखे हैं, तो वो रोटी नहीं छीनेंगे, वो पहले आपस में लड़ेंगे कि रोटी मैं खा लूं। ये सामाजिक तनाव बन रहा है। आर्थिक असमानता से सामाजिक तनाव बन रहा है। आप फील्ड में निकल के घूमिए, आप पाएंगे कि सरकार के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने के बावजूद उस गांव में, उस शहर में आपसी तनाव बना हुआ है, क्योंकि पर्याप्त धन उनके पास नहीं आ रहा है जिससे कि वो अपनी जरूरतों को समय रहते पूरा कर ले। घर में भी तनाव है, समाज में भी तनाव है, गांव में भी तनाव है। ये आर्थिक असमानता के चलते हैं। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। हमारा नीति निदेशक क्या कह रहा है कि धन का संकेंद्रीकरण न हो, ताकि ये खाई, आर्थिक असमानता की खाई को पाटा जा सके। 2024 की रिपोर्ट है ऑक्सफैम की कि 1% सबसे अमीर लोग देश की 40% संपत्ति के मालिक हैं। यानी रेस्ट 60% में 99% पॉपुलेशन शेयर कर रही है। इतनी बड़ी डिस्पैरिटी हो गई है। यह असमानता बाबा साहब के विचारों के विपरीत है, जो आर्थिक न्याय पर जोर देते थे। बेशक मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं असमानता को कम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त नहीं है। क्या आर्थिक असमानता के साथ लोकतंत्र संभव है? आइए देखिए। कुछ हद तक लोकतंत्र आर्थिक असमानता के साथ चल सकता है, कुछ हद तक, अगर ये असमानता बहुत बड़ी न हो, जैसा कि कई पूंजीवादी देशों में देखा गया। लेकिन यदि असमानता बहुत अधिक हो तो यह लोकतंत्र को खोखला कर देती है। बाबा साहब ने कहा था, हम 2 विरोधी विश्व में नहीं रह सकते, एक संसद में समानता का और बाहर असमानता का, जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता की बात की। बिना आर्थिक समानता के लोकतंत्र में कुछ लोगों का ही वर्चस्व रहता है, इसका मतलब गणतंत्र मर गया। लोकतांत्रिक गणराज्य की संभावना क्या है? अब इन दोनों असमानताओं को देखिए, जाति और आर्थिक असमानता, तो इनका आपसी संबंध क्या है? जाति और आर्थिक असमानता का आर्थिक संबंध देखिए, आपसी संबंध। भारत में जाति और आर्थिक असमानता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। बाबा साहब एनिमेशन ऑफ कास्ट में भी लिखते हैं कि जाति केवल श्रम का निर्धारण नहीं करती, बल्कि श्रमिकों का भी निर्धारण करती है। श्रमिकों को लिबर्टी नहीं कि वो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ पा सके। जाति का प्रभाव ऐसा है कि उनके माँ बाप के जाति के आधार पे उस श्रमिक को काम मिलेगा और मजदूरी मिलेगी। तो आप देखिए, जाति और आर्थिक असमानता का
गहराई क्या है। निचली जातियों के लोग अक्सर आर्थिक रूप से भी वंचित हैं। बिना जाति विनाश के आर्थिक सुधार भी असमान रूप से लागू होंगे, क्योंकि सामाजिक भेदभाव अवसरों को सीमित करता है। उसी तरह बिना आर्थिक समानता के जातिगत सुधार सीमित होंगे, क्योंकि आर्थिक शक्ति सामाजिक शक्ति को प्रभावित करती है। लोकतंत्र की प्रकृति क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य सतही तौर पर, जो हम ये देख रहे हैं ना, चुनाव, संसद, संविधान, ये सतही तौर पर बना हुआ है। भारत में सतही तौर पर है, डीपली नहीं है। बाबा साहब के दृष्टिकोण से यह तब तक अधूरा रहेगा जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल नहीं होती। उनके शब्दों में बाबा साहब ने कहा है, लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं है, यह महज चुनाव, संसद, संविधान की बात नहीं है। यह जीवन का तरीका है, जिंदगी जीने का तरीका है। वर्तमान स्थिति में हम क्या कहेंगे? बेशक भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, लेकिन जातिगत हिंसा, भेदभाव और आर्थिक असमानता इसके आदर्शों को कमजोर करते हैं। आरक्षण, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं ने प्रगति की है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जातियों का विनाश और आर्थिक समानता के बिना भारत का गणराज्य पूर्ण रूप से बाबा साहब के सपने को साकार नहीं कर सकता। इसका निष्कर्ष क्या है? जाति विनाश और आर्थिक असमानता के बिना एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन तो सकता है, लेकिन वह सच्चा और गहरा लोकतंत्र नहीं होगा। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक समानता और भाईचारे का माहौल है। भारत ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन जाति और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे अभी भी बड़े अवरोध हैं। इनके बिना लोकतंत्र का ढांचा तो खड़ा रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रहेगी, जो वर्तमान भारत में दिख रहा है। तो मित्रों, इस समय इस टॉपिक को हम यही करते हैं। अगली टॉपिक में मिलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को हीरो वर्शिप के प्रति चेतावनी दी थी। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या यह वास्तव में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए खतरा सिद्ध हो रहा है? इंतजार करिए अगले एपिसोड का। जय भीम, जय भारत।